गुड मॉर्निंग। गवर्नमेंट कॉलेज देवली के यूट्यूब चैनल में हम बीए सेकेंड ईयर का जो पेपर फर्स्ट है विश्व के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन के अंतर्गत जो इसकी यूनिट सेकेंड है उसमें विभिन्न देशों की व्यवस्थापिकाओं के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पहली व्यवस्थापिका यूके की जो संसद है उसके बारे में हमने इससे पहले का एक चैप्टर पढ़ा था, जिसमें यह बताया गया था कि क्या ब्रिटेन की संसद संप्रभु है या उस पर कुछ सीमाएं हैं, इनके बारे में चर्चा की थी। आज हम इस जो वीडियो है इसमें चर्चा करेंगे कि जो ब्रिटिश संसद है उसका गठन के अंतर्गत दोनों जो सदन हैं वो उनमें जो लाट सभा है उसके गठन के बारे में इसमें हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ब्रिटेन के अंतर्गत कानून निर्माण जो है वो वहाँ की संसद करती है। संसद है वो राजा के साथ मिलकर ये काम करती है, जैसा कि वहाँ पर है कि ब्रिटिश संसद का अर्थ सम्राट सहित लोक सदन और लाट सभा है। जैसे हमारे भारत में भी संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। वैसे ही ब्रिटेन के अंतर्गत जो सम्राट है वो भी वहाँ की संसद का अंग है। और कानून निर्माण संबंधी जितने भी कार्य हैं सब ये तीनों जो हैं वो मिलकर ही करते हैं। सम्राट को इसका अंग इसलिए बताया गया है क्योंकि सम्राट के पास भी व्यवस्थापन संबंधी बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं। कानून निर्माण में और कानून निर्माण करने वाली संस्था के अंतर्गत उसको बहुत सारे कार्य करने होते हैं या कार्य दिए गए हैं। जैसे जो लाट सभा है उसका निर्माण है, उसमें सम्राट को बहुत महत्वपूर्ण शक्ति प्राप्त है। जो राजा है वहाँ का जो सम्राट राजमुकुट है वो पीयर्स की नियुक्ति करता है और वही पीयर्स लाट सभा के सदस्य होते हैं जिनको सम्राट ने नियुक्त किया गया हो। ठीक है, लोक सदन के चुनाव होने होते हैं, उसकी घोषणा भी सम्राट करता है। दोनों सदनों का अधिवेशन भी बुलाता है और उनको स्थगित भी करता है। ठीक है, संसद जब भी आरंभ होती है उसके आरंभ में सम्राट भाषण देता है। उस भाषण में देश की विदेश नीति पर चर्चा की जाती है, प्रकाश डाला जाता है। ठीक है, और जो भी विधेयक संसद द्वारा पारित होते हैं वो तब तक कानून का रूप नहीं ले सकते हैं जब तक कि उस पर सम्राट के हस्ताक्षर नहीं होते हैं। तो इस प्रकार कानून निर्माण के क्षेत्र में संसद के साथ वहाँ के सम्राट को भी बहुत अधिक शक्तियाँ प्राप्त हैं, इसलिए संसद है उसके अंतर्गत सम्राट और दोनों सदन शामिल होते हैं। जो संसद है उसमें लोक सदन है, ब्रिटेन की संसद में वो प्रथम सदन है, वहाँ का लोकप्रिय सदन है। और जो लाट सभा है वो वहाँ का द्वितीय सदन है और ऐतिहासिक दृष्टि से ये सबसे पुराना सदन माना जाता है। ठीक है, अब हम इसमें आज के टॉपिक में केवल लाट सभा का वर्णन करेंगे क्योंकि ये उच्च सदन है। ठीक है, लाट सभा यहाँ लिखना है, ये उच्च सदन है। ठीक है, और ये निम्न सदन है। तो पहले उच्च सदन के बारे में चर्चा की जाती है, निम्न के बारे में बाद में की जाती है। तो हम पहले इसमें ब्रिटिश जो लॉर्ड सभा है, देखिए इसमें फोटो के अंदर मैंने डाला हुआ है कि कितनी शानदार है, कितनी वैभवशाली है। और इसी को हमने कॉपी करते हुए हमारे भी यहाँ पर जो राज्यसभा है उसको बहुत ही वैभवशाली रूप प्रदान किया गया है। ठीक है, तो हम लॉर्ड सभा के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, ब्रिटिश संसद का नाम पार्लियामेंट है। ठीक है, ब्रिटिश संसद का अर्थ सम्राट सहित लोक सदन और लाट सभा, ये मैंने पहले बता दिया है। ब्रिटिश संसद के 2 सदन होते हैं, लोक सदन हाउस ऑफ कॉमन्स, लाट सभा हाउस ऑफ लॉर्ड्स। लोक सदन ब्रिटिश संसद का प्रथम सदन है और लाट सभा द्वितीय सदन है। ठीक है, मैंने कह दिया, लेकिन ये उच्च सदन माना जाता है लाट सभा, इसलिए हम पहले लाट सभा की चर्चा करेंगे। लाट सभा ब्रिटिश संसद का द्वितीय सदन है। लाट सभा को इंग्लैंड की लोकतांत्रिक प्रणाली में एक कुलीन तंत्रीय संस्था कहा जा सकता है। क्वेश्चन बनता है कि ब्रिटेन के अंतर्गत ऐसा कौन सा सदन है जो वंश परंपरा पर आधारित है या कुलीन तंत्रीय संस्था है, तो हमारा आंसर होगा लाट सभा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसकी सदस्यता का जो आधार है वो वंश परंपरागत आधार है, वंशागत है, यानी पहला कोई लार्ड होता है उसी के ही जो वंश वाले जो लोग हैं उत्तराधिकारी उसके सदस्य बनते हैं। लॉर्ड सभा की स्थिति क्या है? 19वीं सदी के अंत तक ब्रिटिश राजनीति में लॉर्ड सभा को लोक सदन से अधिक महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त थी। यानी जो 19वीं सदी का अंत था तब तक तो लोक सदन की इतनी महत्वपूर्ण स्थिति नहीं थी जितनी कि किसकी थी? लॉर्ड सभा ज़्यादा महत्वपूर्ण था।
किंतु बाद में स्थितियों में परिवर्तन हो गया और लोकसभा न केवल द्वितीय सदन बन गया बल्कि ये दूसरे महत्व का भी सदन बन गया, यानी इसका महत्व लोक सदन से थोड़ा कम हो गया। अब इसकी रचना में हम क्या क्या लिखेंगे कि लोकसभा एक स्थायी सदन है, ये कभी पूर्ण रूप से भंग नहीं होता है, इसके सदस्य हैं कुछ रिटायर होते रहते हैं, उनकी जगह कुछ नए आते रहते हैं, सम्राट उनको नियुक्त करता रहता है। ठीक है, लोकसभा के सदस्यों को क्या कहते हैं, लॉर्ड या पीयर्स कहा जाता है। ये हमें याद रखना है कि लोकसभा के सदस्यों को क्या कहा जाता है, लॉर्ड या पीयर्स कहा जाता है। लोकसभा के सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं है, क्योंकि इसमें सम्राट प्रधानमंत्री की सिफारिश पर जितने नवीन सदस्य आवश्यक समझता है उतने ही वो नियुक्त कर देता है। सामान्यतः सम्राट द्वारा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। अब क्वेश्चन आता है कि लोकसभा के जो मेंबर्स हैं जिनको लॉर्ड्स या पीयर्स कहते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है, तो आंसर है सम्राट। नियुक्ति किसकी सिफारिश पर की जाती है, तो उत्तर है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर लोकसभा के सदस्यों की जो है नियुक्ति की जाती है। अब लोकसभा में किन किन लोगों को सदस्यता प्रदान की जाती है, यानी उनकी जो मतलब किन किन को उनको मेंबर बनाया जा सकता है। कौन कौन से, अवकाश प्राप्त प्रधानमंत्री, ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने अवकाश ले लिया हो। लोक सदन के अवकाश प्राप्त अध्यक्ष, देखो सब इंपॉर्टेंट लोग हैं, इसलिए अवकाश प्राप्त सेनापति और वायसराय। उच्च कोटि के न्यायवेत्ता, यानी जो न्याय के जानकार हैं वो। विज्ञान, साहित्य और कला में प्रसिद्धि प्राप्त व्यक्ति, हमारे भी ये राज्यसभा में नियुक्त होते हैं इस तरह के। राज्यसभा के सदस्य, संवैधानिक सुधार जो कानून था 2005, 1 जनवरी 2005 से इसको लागू किया गया था। इसके बाद अब लोकसभा में 707 सदस्य हैं और ये 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आध्यात्मिक लॉर्ड, वंशगत या पैतृक पीयर्स, आजीवन पीयर्स, और इसमें एक कैटेगरी और है, वो है डी, वो होती है लॉर्ड्स ऑफ अपील, यानी कि ब्रिटेन में अपील का जो अंतिम न्यायालय है वो भी लोकसभा है, और उसमें एक कुछ जो लॉर्ड्स हैं उनको इस अपील सुनने का ही काम दिया गया है, वो लॉर्ड्स ऑफ अपील होते हैं। 4 प्रकार के इसके अंतर्गत ये सदस्य हैं। ठीक है, जो आध्यात्मिक लॉर्ड हैं उन लॉर्डों की संख्या 26 है और ये निश्चित है, यानी आध्यात्मिक लॉर्ड नाम के जो पोस्ट है वो 26 पोस्ट हैं, उसके अंतर्गत 26 पद हैं और इनकी संख्या निश्चित ही रहती है। इनमें एक कैंटरबरी का आर्क बिशप होता है, एक यॉर्क का आर्क बिशप होता है, एक लंदन का आर्क बिशप होता है, एक डरहम का बिशप होता है और एक विंचेस्टर का बिशप अवश्य शामिल होते हैं, और बाकी जो 21 हैं वो इंग्लैंड के चर्चों के वरिष्ठ बिशप होते हैं। बिशप और आर्क बिशप ये होते हैं चर्च के अंतर्गत, ये पदाधिकारी होते हैं जिनको पादरी और उसके उच्च पादरी कहते हैं। और कैंटरबरी, यॉर्क, ये सब वहाँ के जो हैं राज्य हैं छोटे छोटे, जिनके अंतर्गत छोटे छोटे बड़े जैसे भी इंपॉर्टेंट जो राज्य जिनको हम यहाँ पर जैसे बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश हों या फिर बड़े बड़े जो सेंटर जो हमारे हैं वैसे वहाँ पे होते हैं ये। और इनमें से एक एक को बिशप और आर्क बिशप नियुक्त करना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, जब कभी मृत्यु हो जाने पर या त्यागपत्र देने से किसी धार्मिक या आध्यात्मिक लॉर्ड का स्थान खाली हो जाता है तो अगला बिशप, वरिष्ठ बिशप उसका स्थान ग्रहण कर लेगा, यानी उसके बाद जो उसका वरिष्ठ बिशप है तो वो उसका स्थान ले लेता है। ठीक है, दूसरा है वंशगत या पैतृक पीयर। ठीक है, पीयर अंडर हाउस ऑफ लॉर्ड एक्ट 1999 के अनुसार हैं। दिसंबर 1999 में एक अधिनियम पारित किया गया था, उसके अनुसार वंशगत जो पीयर हैं उसकी श्रेणियों में 3 प्रकार के पीयर आते हैं। दलीय साथी पीयरों से निर्वाचित किए जाने वाले सदस्य, यानी कि खुद की पार्टी के जो लोग हैं उनसे ही निर्वाचित किए जाने वाले सदस्य होते हैं उसमें कुछ वंशागत पीयर में। पदाधिकारी जिन्होंने संपूर्ण सदन निर्वाचित करता है, कुछ ऐसे पीयर होते हैं जिनको पूरा सदन निर्वाचित करता है और कुछ राजघराने के सदस्य होते हैं। ठीक है, तीसरा है आजीवन पीयर्स, पीयर अंडर द लाइफ पीयर एज एक्ट 1958,
यानी कि 1958 का आजीवन पीयरेज एक्ट ने ब्रिटेन की जो महारानी को प्रधानमंत्री के परामर्श पर आजीवन पीयर नियुक्त करने की शक्ति प्रदान की गई है। यानी कि आजीवन जो पीयर है उनकी नियुक्ति कौन करता है? जो कि सम्राट जो क्या होते हैं ना, उसको महारानी करती है, सम्राज्ञी करती है। ठीक है, किसके परामर्श पर करती है? प्रधानमंत्री के परामर्श पर करती है। कौन से एक्ट के तहत करती है? 1958 का आजीवन पीयरेज एक्ट के तहत आजीवन पीयरों की नियुक्ति करती है। इस एक्ट में आजीवन पीयरों की संख्या निर्धारित नहीं की गई है कि वो महारानी कितने पीयरों की नियुक्ति करेगी। ठीक है, जो महारानी है सामाजिक और राजनीतिक जीवन में प्रतिष्ठित एवं अनुभवी स्त्री पुरुषों को आजीवन पीयर नियुक्त कर सकती है। और चौथा जो है वो है लॉर्ड्स ऑफ अपील। ठीक है, लॉर्ड्स ऑफ अपील क्या होते हैं? ये लॉर्ड सभा इंग्लैंड का सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय है। ठीक है, ये हमें याद रखना है, इंग्लैंड का सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय कौन है? वहाँ का लॉर्ड सभा। अंतिम अपीलीय न्यायालय के रूप में पूरी लॉर्ड सभा काम नहीं करती है, केवल इसके लॉर्ड्स होते हैं वही काम करते हैं। यानी कि जिनको न्यायपालिका का अपील सुनने का काम दिया गया है वो ही लॉर्ड उसमें काम करते हैं। ठीक है, इस श्रेणी के जो पीयर हैं लॉर्ड सभा के बाकी जो गैर न्यायिक काम होते हैं फिर उनमें वो भाग नहीं लेते हैं, केवल इसी में ही वो केवल उनका काम अपील सुनना ही होता है। इन 3 प्रकार के लॉर्ड्स होते हैं, इनके अतिरिक्त चौथे प्रकार के ये लॉर्ड होते हैं, लॉर्ड्स ऑफ अपील होते हैं। संवैधानिक सुधार कानून 2005 के द्वारा लॉर्ड ऑफ अपील की व्यवस्था को अब समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, अब यह है कि लॉर्ड सभा की रचना में और क्या परिवर्तन आया है। तो पिछले जो वर्ष हैं कुछ वर्षों में लॉर्ड सभा की रचना में 2 दृष्टियों से परिवर्तन आए हैं। ठीक है, 1958 के पूर्व लॉर्ड सभा एक पूर्णतः पुरुष प्रधान सदन था, यानी कि इसके अंदर सारे जो मेंबर हैं पुरुष थे, कोई भी महिला लॉर्ड सभा के सदस्य नहीं हो सकती थी। ठीक है, आजीवन जो पीयरेज अधिनियम था, आजीवन पीयरेज जो एक्ट था 1958 का, उसके अंतर्गत ये व्यवस्था की गई है कि सम्राट महिलाओं को आजीवन पीयर बनाकर लॉर्ड सभा की सदस्यता प्रदान कर सकता है। और वर्तमान में स्थिति यह है कि सदन के जो कुल सदस्य हैं 707, उनमें 126 महिलाएं हैं। ठीक है, दूसरा क्या परिवर्तन किया? 1958 से पूर्व लॉर्ड सभा के लगभग 90% सदस्य थे वो वंश परंपरागत थे। 90% लोग ऐसे थे जो पीढ़ियों दर पीढ़ियाँ उसके सदस्य बनते जा रहे थे, लेकिन अब लगभग 12% सदस्य ही वंश परंपरागत हैं। शेष लगभग 4 दशक में बनाए गए आजीवन पीयर्स इसमें होते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि लॉर्ड सभा के जो मेंबर्स होते हैं उनको लॉर्ड बोलते हैं, पीयर्स बोलते हैं, उनकी क्या विशेष अधिकार हैं? उनको ऐसे कौन से अधिकार हैं जो अन्य को नहीं होते हैं? विशेष अधिकार को केवल उन्हीं को प्राप्त होते हैं। लॉर्ड सभा के अनेक जो परंपरागत विशेष अधिकार लगभग समाप्त कर दिए गए, लेकिन फिर भी अभी उन्हें कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हैं। जैसे लॉर्ड सभा के सभी सदस्यों को भाषण की स्वतंत्रता प्राप्त है, यानी लॉर्ड सभा के सदस्य हैं वो सभी को प्राप्त है, जो बोलना चाहे वो बोल सकता है। और उनके द्वारा सदन में कही गई किसी भी बात के आधार पर उन पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। यानी सदन के अंतर्गत कोई भी लॉर्ड अगर कोई भाषण देता है, कोई बात कहता है, तो उसके आधार पर उस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। संसद के सत्र के समय उन्हें कभी भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। यानी कुछ तो उनको विशेष अधिकार मिलते ही हैं कि एक गरिमा बनाए रखने के लिए कि सदन के अंदर उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, नहीं तो फिर देश की जो सबसे बड़ी कानून निर्मात्री संस्था है उसके का जो गौरव है वो कम हो जाता है। इसलिए गौरव को बनाए रखने के लिए उनको ये विशेष अधिकार प्राप्त हैं। लोक सदन के सदस्य केवल स्पीकर के माध्यम से सम्राट तक सामूहिक रूप से पहुंच सकते हैं। यानी अगर लोकसभा के कोई सदस्य हैं वहाँ के लोक सदन के, अगर उनको सम्राट से बात करनी है तो वो स्पीकर के माध्यम से पहुंच सकते हैं, लेकिन लॉर्ड सभा के सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से सम्राट तक पहुंचने और सार्वजनिक विषयों पर बात करने का अधिकार प्राप्त है। तो ठीक है, ये तीसरा वाला अधिकार है वो भी केवल लॉर्ड्स को ही प्राप्त है, लोक सदन के सदस्यों को नहीं। अब है लॉर्ड सभा के सदस्यों की अयोग्यताएं क्या है, डिसक्वालिफिकेशंस क्या है, यानी ऐसी कौन सी चीज़ें उसमें नहीं होनी चाहिए जो अयोग्यता के
प्रमाण होती हैं। पीयर पद की प्राप्ति से एक और यदि उनको विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं तो दूसरी और कुछ अयोग्यताएं भी हैं, जैसे किसी भी पीयर को लोक सदन के चुनाव में मताधिकार और लोक सदन के चुनाव में उम्मीदवार होने का अधिकार प्राप्त नहीं है। ठीक है, यानी ये काम वो नहीं कर सकते हैं कि लोक सदन के चुनाव में वो भाग नहीं ले सकते। ठीक है, अगला है, यदि कोई पीयर लोक सेवा अधिकारी है, यानी पहले से गवर्नमेंट सेवा में है, तो उसे लोकसभा की बैठक में बैठने का अधिकार तो होता है, यानी बैठकों में बैठ तो सकता है, लेकिन वो भाषण नहीं दे सकता, नहीं उसमें मतदान कर सकता है। ठीक है, यानी लोक सेवा के जो अधिकारी होते हैं वो पीयर्स बन सकते हैं, लेकिन वो वहाँ बैठ सकते हैं, जाके वहाँ की कार्यवाही को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, उसको अंदर कुछ बोल नहीं सकते। और जब भी कोई वोटिंग होती है किसी भी कानून के ऊपर, तो वो बिल्कुल भी उसमें भाग नहीं ले सकते। ठीक है, तो दो उनकी ये अयोग्यताएं हैं। अब आता है लोकसभा के सदस्यों यानी पीयरों के लिए दैनिक भत्ता क्या है, यानी वहाँ पर उनको क्या गुजारा भत्ता दिया जाता है। ठीक है, 1956 तक लोकसभा के सदस्यों के लिए कोई दैनिक भत्ता नहीं था, यानी 56 तक उनके लिए कोई भी उनकी वहाँ पर जो सैलरी होती है, दैनिक भत्ता है, वो नहीं था। लेकिन लोकसभा के सदस्यों की उपस्थिति को बढ़ाने के उद्देश्य से 1957 से दैनिक भत्ते की व्यवस्था की गई है। बाद में ये भत्ता कई बार बढ़ाया गया है। देखो, पहले उनको कोई तनख्वाह नहीं दी जाती थी, न भत्ते थे, तो वो वहाँ पर जाते ही नहीं थे कि हमको जो पैसे ही नहीं मिलते तो हम लोकसभा की जो बैठक है उनमें क्यों जाएं, लोकसभा की बैठकों में। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, धीरे धीरे लोकसभा की जो बैठकें होती थी उनके अंतर्गत लोगों की संख्या बहुत कम हो गई। इसीलिए तो आप देखो आगे इसमें आएगा कि इसकी जो प्रक्रिया आएगी काम करने की, उसमें कि इसकी गणपूर्ति केवल 3 होती है, यानी कि 707 मेंबर में से केवल 3 लोग उपस्थित होना जरूरी है, 3 लोगों से ही कार्रवाई हो जाएगी। ठीक है, इतना मतलब कम है। हमारे 10% तो होती है, 10% होती है हर चीज़ का, लेकिन वहाँ पर केवल 3 लोग हैं। ठीक है, तो वो लोग जाना ही नहीं चाहते लोकसभा में, वहाँ पर भाषण देना, सुनना, बातचीत करना इसके लिए, क्योंकि उनको दैनिक भत्ता दिया जाता नहीं था, तो किस बेस पे जाएं। जैसे उनका फिर क्या हुआ, उपस्थिति को बढ़ाने के लिए दैनिक भत्ता चालू किया गया था। ठीक है, और उसकी फिर रेट है वो जो बार बार सी में बढ़ाई गई है। कार्यालय और सचिव के रख रखाव के लिए जो वहाँ के ऑफिस होते हैं और वहाँ का सेक्रेटरी होता है, उसके रख रखाव के लिए उन्हें अलग से कुछ राशि भी मिलती है, और अपने निवास स्थान से संसद भवन की यात्रा करने तक यात्रा भत्ता भी मिलता है। यानी अब उनको सारी सुविधाएं देनी प्रारंभ कर दी गई। हमारे यहाँ तो भारत में तो जैसे ही कोई इस पोस्ट पर पहुँचता है उसको दुनिया भर के भत्ते, सुविधाएं, अपना निवास स्थान से और भवन, संसद भवन तक, क्या उनको पूरे इंडिया में घूमने के उनको भत्ते दिए जाते हैं, आराम से, प्लेन से, हेलीकॉप्टर से, रेल से, पर्सनल गाड़ी से, सभी तरह से। लोकसभा का स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ लॉर्ड। ठीक है, 2005 तक व्यवस्था थी कि प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त, यानी कि लोकसभा के जो लॉर्ड चांसलर है वो सम्राट द्वारा नियुक्त होता था, लेकिन प्रधानमंत्री की सिफारिश पर होता था, इसलिए प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्ति उसको कहा जा सकता है कि सम्राट या प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त लॉर्ड चांसलर लोकसभा की अध्यक्षता करता था। ठीक है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म एक्ट, संवैधानिक सुधार अधिनियम 2005 के द्वारा लॉर्ड चांसलर की स्थिति में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए, तथा उनमें एक बड़ा परिवर्तन यह है कि अब लोकसभा मतलब लॉर्ड चांसलर लोकसभा की अध्यक्षता नहीं करता है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्वेश्चन क्या बनता है कि ब्रिटेन के अंतर्गत 2005 तक लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता था, लॉर्ड चांसलर, उसकी नियुक्ति कौन करता था, सम्राट सहित प्रधानमंत्री। ठीक है, 2005 का जो अधिनियम आया था उसके अनुसार इसकी अध्यक्षता भी नहीं करता है। ठीक है, नहीं करता है, तो आगे क्या व्यवस्था है देखते हैं। लोकसभा की अध्यक्षता के लिए लोकसभा के स्पीकर के पद की व्यवस्था की गई। देखिए, स्पीकर के पद नाम से हमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हम क्या करते हैं, ज़्यादातर लोकसभा या लोक सदन के जो अध्यक्ष होते हैं उसको स्पीकर कहते हैं, लेकिन वहाँ पर उसका लॉर्ड सभा का स्पीकर नाम दिया गया है, यानी लॉर्ड चांसलर के पद को ख़त्म कर दिया गया है और लॉर्ड सभा के स्पीकर के पद की व्यवस्था की गई है। संवैधानिक सुधार कानून 2005 में क्या कहा गया है, ये कहा गया है कि लॉर्ड सभा के स्पीकर पद से संबंधित समस्त व्यवस्था स्वयं लॉर्ड सभा द्वारा ही निर्धारित की जाएगी, यानी उसका जो हेड है, अध्यक्ष है, लॉर्ड सभा का स्पीकर, उसकी पोस्ट से संबंधित जितनी व्यवस्था करनी होती है सबका निर्धारण लोकसभा लॉर्ड सभा ही करेगी।
इस व्यवस्था के अनुसार लॉर्ड सभा द्वारा 2006 ईस्वी में लॉर्ड सभा की अध्यक्षता के लिए लॉर्ड सभा के स्पीकर का निर्वाचन किया गया। यानी कानून में लॉर्ड सभा के स्पीकर के बारे में व्यवस्था करने का सारी जिम्मेदारी खुद सदन पर छोड़ दी, तो उन्होंने 2006 में पहली बार लॉर्ड सभा के स्पीकर का निर्वाचन किया। इस प्रकार लॉर्ड सभा में अब लोक सदन के समान ही निर्वाचित अध्यक्ष होता है, मनोनीत अध्यक्ष नहीं होता है, जबकि जो लॉर्ड चांसलर था वो सम्राट द्वारा मनोनीत होता था। लॉर्ड सभा के इस स्पीकर को लोक सदन के स्पीकर के समान ही सदन को अनुशासित करने और नियंत्रित रखने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, अब लॉर्ड चांसलर के बारे में बात करते हैं। लॉर्ड चांसलर क्या है? क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि लॉर्ड चांसलर के बारे में आप क्या जानते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि लॉर्ड चांसलर कौन होता है, इसकी नियुक्ति कौन करता है, इसकी पद को कब समाप्त किया गया था। तो लॉर्ड चांसलर था वो 2005 से पहले लॉर्ड सभा की अध्यक्षता करता था, उसका स्पीकर मतलब अध्यक्षता करता था, और उसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर सम्राट द्वारा की जाती थी। संवैधानिक सुधार 2005 के बाद भी लॉर्ड चांसलर का पद बना हुआ है, लेकिन अब ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य मात्र है, उसकी स्थिति लगभग वही है। यानी अब लॉर्ड चांसलर का पद तो है, लेकिन पद में अब वो लॉर्ड सभा के अंतर्गत काम नहीं करता है, वो केवल एक मंत्रिमंडल का सदस्य के रूप में काम करता है। ठीक है, ये क्या करता है, अन्य देशों में विधि और न्याय मंत्री की जो स्थिति है वो वहाँ पर उसकी स्थिति है। अब लॉर्ड चांसलर न लॉर्ड सभा की अध्यक्षता करता है, न ही ब्रिटिश न्यायपालिका का वो अध्यक्ष होता है, वो एक मंत्रिमंडल का सदस्य मात्र है, जो अन्य देशों के विधि मंत्री या न्याय मंत्री के समान उसकी स्थिति है। अब आते हैं लॉर्ड सभा के अधिकारी। लॉर्ड सभा के अधिकारी कौन कौन होते हैं? एक तो लॉर्ड सभा का स्पीकर होता है, उसके अतिरिक्त भी इसके अंदर अन्य अधिकारी होते हैं और कुछ समितियां भी होती हैं, तथा समितियों का लॉर्ड सभापति रिकॉर्ड दिखाने वाला क्लर्क होता है, जेंटलमैन असर ऑफ द ब्लैक रोड होता है, एंड सार्जेंट एट आर्स होता है। ये इसके अन्य अधिकारी होते हैं। अब आता है बैठक कब कब होती है और उसके अंदर क्या गणपूर्ति होती है। तो ये सारी उसकी प्रक्रियाओं में ही आएगी, लॉर्ड सभा की कार्य करने की प्रक्रिया। लॉर्ड सभा वेस्टमिनिस्टर स्थित है। लॉर्ड सभा का जो भवन है, जैसे हमारा संसद भवन दिल्ली में स्थित है, वैसे ही वहाँ का जो लॉर्ड सभा है उसका वैभवशाली भवन कहाँ पर स्थित है? वेस्टमिनिस्टर में स्थित है। और इसका अधिवेशन लोक सदन के अधिवेशन के साथ ही चलता है, दोनों सदनों के अधिवेशन एक साथ चलते हैं। इसकी बैठक के कौन कौन से दिन होती हैं? बुधवार, मंगलवार, गुरुवार, यानी मंगल, बुध, गुरु को होती हैं, और कभी कभी सोमवार को भी हो जाती हैं। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि ब्रिटेन की लॉर्ड जो सभा है उसकी बैठकें किस दिन नहीं होती हैं, तो उसका अंदर वार दे देंगे और एक बार ऐसा दे देंगे, तो जैसे कि सोम, मंगल, बुध, गुरु दे देंगे और शनि और शुक्र दे देंगे, ठीक है, और रवि दे देंगे। तो इनमें से कौन सा नहीं है, ऐसे वो बताते हैं। तो हमें याद होना चाहिए कि मेन तो उसकी मंगल, बुध और गुरु को होती है, लेकिन कभी कभी सोमवार को भी हो जाती है, सोमवार भी इसके अंतर्गत आएगा। बैठकें साधारणतः 1 से 2 घंटे तक चलती हैं और इनमें भी उपस्थिति कम रहती है। उपस्थिति कम क्यों रहती है उसका कारण हमने पहले बता दिया है। उपस्थिति को बढ़ाने के लिए इनके वेतन भत्ते चालू किए गए थे। बैठक के लिए गणपूर्ति जो कोरम होती है, कोरम का मतलब होता है कि ऐसी न्यूनतम संख्या जिसके पूरे होने पर ही बैठक का जो सदन है उसकी कार्रवाई की जाएगी, तो वो वहाँ पर जो कोरम है वो 3 सदस्य हैं, ठीक है। लेकिन अगर किसी विधेयक को पारित करना है तो कम से कम 30 सदस्य अवश्य होने चाहिए। यानी साधारण कोई बातचीत हो रही है, किसी मुद्दे पर बहस हो रही है, तो बैठक में 30 सदस्य उपस्थित होना अनिवार्य है। लेकिन यदि कोई कानून बनाना है, कोई विधेयक पारित करना है, तो कम से कम 30 सदस्य अवश्य होने चाहिए। अब आती है लॉर्ड सभा की समितियों के नाम बताइए, कौन कौन समितियाँ होती हैं। तो लॉर्ड सभा में संपूर्ण सदन समिति होती है, इसके अतिरिक्त प्रवर तथा सत्रीय समिति होती है। प्रत्येक सत्र के प्रारंभ में लोक सदन से जितने विधेयक आते हैं उन पर पुनर्विचार के लिए एक स्थायी समिति का भी निर्माण किया जाता है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा कि लोक सदन से आए गए विधेयकों पर पुनर्विचार के लिए लॉर्ड सभा में किस समिति का गठन किया जाता है। किसका किया जाता है? एक स्थायी समिति का। सत्र समितियां भी होती हैं, जैसे विशेषाधिकार समिति जो इसके विशेष अधिकारों की जांच करती है, अपील समिति जितने भी अपील संबंधी काम आते हैं उनकी जांच करती है, स्थायी आदेश समिति, चयन समिति, लॉर्ड सभा द्वारा प्रकाशित पत्र पत्रिकाओं की भी जो है वो एक समिति वहाँ पर बनी हुई है। प्रवर समिति के सदस्यों के नाम
सदस्य तय करता है, किंतु ये समितियां अपने अध्यक्ष खुद नियुक्त करती हैं। यानी इन सारी समितियों में से कौन सी समिति है जो अपना अध्यक्ष खुद नियुक्त करती है, तो वो है प्रवर समितियां। ठीक है। लॉर्ड सभा के वाद विवाद की प्रक्रिया, लॉर्ड सभा के अंतर्गत जो वाद विवाद होता है वो कैसे होते हैं, क्या क्या कार्य वहाँ पर किए जाते हैं, ये सब उसकी कार्यवाही में ही आएंगे। यानी कि लॉर्ड सभा की जो कार्यवाही हैं उनके अंतर्गत ये आएंगी। तो लॉर्ड सभा के वाद विवाद को सीमित करने के लिए क्या किया गया है, वहाँ पर समापन प्रस्ताव का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस संबंध में 2 स्थायी आदेश हैं वहाँ पर। पहला है जिसके अनुसार एक सदस्य एक ही विषय पर 2 बार नहीं बोल सकता, यानी वाद विवाद ज़्यादा ना हो उसके लिए ज़्यादातर समापन प्रस्ताव का प्रयोग किया जाता है, क्लोजर मोशन का, लेकिन वहाँ पर इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है। वहाँ पर क्या है, क्या व्यवस्था है इस संबंध में कि एक सदस्य है एक बार में एक ही विषय पर बोलेगा, दूसरे विषय पर नहीं बोलेगा। सदस्य पहले से तय करके आते हैं हमें किस विषय पर बोलना है, ऐसा नहीं कि बहुत सारे विषयों पर वही बोल रहा हूँ। दूसरा, वाद विवाद जो होता है विषय से संबंध ही होना चाहिए, उससे असंबंध नहीं होना चाहिए। जो विषय है जिसके ऊपर बैठक होती है, जिस पर चर्चा करी जाती है, उसी पर वाद विवाद होता है, बाकी बातों को उसमें टांग खिंचाई या छींटाकशी नहीं होती है। ठीक है। कभी कभी लॉर्ड सभा के वाद विवाद बहुत उच्च स्तरीय भी होते हैं। ठीक है। तो ये लॉर्ड सभा के बारे में हमारा आज का चैप्टर था। इसके बाद हम अगला चैप्टर है वो लाएंगे हम लॉर्ड सभा के कार्य और शक्तियाँ।